हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स के जो 5 क्वेश्चंस होने जाएंगे वो आपके एग्रीकल्चर सेगमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आप पुराने पेपर्स का थोड़ा फॉर्मेट समझने की कोशिश करें तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सरकार भी इस डोमेन पर काफ़ी काम कर रही है। तो आज के जो 5 टॉपिक्स हैं करंट अफेयर रिलेटेड ही हैं। तो अब आगे चलते हुए जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आता तब तक हम कोशिश करेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में जितने भी पर्टिकुलर इस तरीके के टॉपिक्स एग्रीकल्चर हो गए, जैसे कि कल हमने आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड बात की, कि उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो कि करंट अफेयर रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम डे बाय डे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के एग्रीकल्चर के टॉपिक की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। ई नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल यहां पर तैयार किया गया, जो कि ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज हैं उनका एक नेटवर्क है। साथ के साथ यहां पर एक क्रिएट करेगा एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। ठीक है जी, तो इसी से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहली स्टेटमेंट। इसमें कह रहे हैं जो हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है वो एक लीड एजेंसी का ये रोल निभाएगा आपके ई नाम को इंप्लीमेंट करने में। सेकंड में कह रहे हैं सिंगल फार्मर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं ई नाम में। और थर्ड में कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस वहां पर नहीं रखी गई है अगर ई नाम में खुद को रजिस्टर करना हो। ठीक है जी, तो करेक्ट पूछी गई है। थोड़ा सोचिए, अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए, थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए, देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है जहाँ पर सिंगल फार्मर भी खुद को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है जी, और किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि यहाँ पर लीड एजेंसी का रोल कौन निभाएगा, तो यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, आप खुद ही सोचिए कि ये आपकी कॉस्ट और प्राइसेस में डिस्कस करते हैं, तो एक तरीके के जो ट्रेडिंग पोर्टल है वहाँ पर इनका क्या ही रोल रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है उनको ये कार्यभार सौंपा गया है कि ये वो कार्यभार संभालेंगे एज अ लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई नाम। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ही आती है, जो कि हमारी भारत सरकार की मिनिस्ट्री है। तो सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें कि ई नाम है क्या। तो ई नाम में बेसिकली क्या रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा, ट्रेडर रहेगा, बायर रहेगा। ठीक है जी, अब प्रोड्यूसर को अपना सामान वहां पर बेचना है, अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो उसने प्रोड्यूस की हैं, फार्मर ने जो प्रोड्यूस की हैं, उसे वो वहां पर बेचना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के चलते वो सप्लायर तक पहुंचेंगे। ठीक है जी, या फिर जो हमारा बायर रहेगा वहां तक पहुंचेंगे। और जो बायर रहेंगे वो यहाँ पर बीडिंग प्रोसेस करेंगे। अब बिडिंग करेंगे तो जो हमारा प्रोड्यूसर रहेगा उसके पास एक ऑप्शन रहेगी, जिन्हें अपना सामान बेचना है उनके पास एक ऑप्शन रहेगी कि जितनी भी अच्छी बिडिंग उन्हें मिले तो उतने अच्छे रेट्स पर वहां पर बेच सकें। एक तरीके से ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस रहेगी, जितना रेट वहां पर कोट किया जाएगा उतना ही रेट उस प्रोड्यूसर को वहां तक मिलेगा। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का जो एक मॉड्यूल जो हम चाहते हैं हमारी गवर्नेंस में हो, तो वो यहाँ इंश्योर करने की बात की गई है बाय द मीन्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ है। करंट स्टेटस के बारे में बात करें किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा चुका है, तो जितने भी आपके येलो मार्क्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटेशन की जा रही है। आपका ई नाम प्लेटफॉर्म वहाँ पर एक्टिवेटेड है। फिर आपका आता है कर्नाटका स्टेट में, तो वहाँ पर आपकी 2 ही मंडीज हैं ई नाम प्लेटफॉर्म पे। बाकी आपके जो अलग एक प्लेटफॉर्म है REMS, राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विस, तो ये जो बाकी मंडीज हैं इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं। ठीक है जी, तो बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा किस तरीके से, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेट्स में आपका इंप्लीमेंट किया जा चुका है, तो आप इजीली इस तरीके से भी बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां बात हो रही है ट्राई फूड पार्क्स के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स फिर से दी गई हैं, बट यहां पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन कौन सी हैं। ध्यान रखिएगा इस तरीके के टर्म्स का, कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। 4 कोड्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहले में कह रहे हैं कि इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का। सेकंड में कह रहे हैं वंदन योजना के अंडर ये लॉन्च किया गया है। और थर्ड में कह रहे हैं कि इस बेसिकली आपकी फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स रहेंगे जो कि बेसिकली प्रमोट करेंगे वैल्यू एडिशन टू द GI टैग प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स जिन पर GI टैग लगा दिया गया है, मतलब उन्हें GI टैग वहां पर दे दिया गया है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट पूछा गया है। थोड़ा सोचिए, थोड़ी सी अगर आप कॉमन सेंस लगाएं यहाँ पर तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली अगर आप देखें ट्राई फूड पार्क्स, अगर आपने कुछ भी इसके बारे में पढ़ा हो, अगर आपने न्यूज़ में कहीं पे भी इसका जिक्र
सुना हो तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि जो हमारी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। ठीक है जी। तो ये जो आपके ट्राई फूड पार्क्स हैं, फूड का नाम आ रहा है तो हो सकता है इसमें आपकी फूड मिनिस्ट्री भी इंक्लूडेड हो या फिर और भी मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हो। और वही यहाँ पर करेक्ट भी है कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है यहाँ पर, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ट्राइफेड है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, इन तीनों का ही एक जॉइंट इनिशिएटिव यहाँ पर तैयार किया गया है, ट्राई फूड पार्क्स। अब जब यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि वन धन योजना के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है, तो उसमें भी आप क्लियरली समझ सकते थे कि दोनों एक तरीके से आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि वन धन के अंदर लॉन्च किया गया है और इस तरीके की स्टेटमेंट भी कहीं नहीं है कि जहां, सॉरी, ऑप्शन भी कहीं नहीं है जहां पर आप बता सकें कि आपकी स्टेटमेंट 1 या 2 ही करेक्ट है। ठीक है जी। तो आप इजीली यहां पर रूल आउट कर सकते थे इस चीज को। वैसे ही बात करें थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कि ये आपकी बेसिकली फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स तो हैं, बट ये आपके जीआई टैग के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये काम नहीं करेंगे। जो हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहता है, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काफ़ी समय से काम कर रही है कि जितनी भी हमारे इस तरीके की ट्राइब्स हैं जो कि वहाँ पर इस तरीके का प्रोड्यूस आगे तक मार्केट तक लेके आते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा प्रमोशन दी जा सके, और उसी के चलते आपके इन ट्राई फूड पार्क्स का स्थापना की बात भी की गई है। ठीक है जी। तो उसी के आधार पर इनकरेक्ट कौन कौन सी हुई आपकी, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड योर सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी मीडियम हार्ड कह सकते हैं जिस हिसाब से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया हो। जैसे कि हमने बात की, जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का। तो ट्राइफूड स्कीम जैसे कि हमने बात की, वन धन योजना के अंतर्गत ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी प्रमोशन यहाँ की जा सके। ठीक है जी, उसमें और वैल्यू एडिशन की जा सके। तो अबाउट 25% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल्स जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है टू बी सोर्स लोकली फ्रॉम द आइडेंटिफाइड वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर वन धन केंद्रास in the catchment areas as per the grade and quantity requirement consistently for a period of 5 years। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखा गया है कि इस तरीके से वहाँ पर उसे सोर्स आउट किया जाएगा। कौन कौन सी कमोडिटीज इसमें प्रोसेस की जाएंगी, आपका महुआ हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स जो कि आपके बेसिकली फॉरेस्ट से ही पाए जाते हैं, तो उन्हीं को ही और प्रमोट करने के लिए ट्राई फूड पार्क्स आपके एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप बताइए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर इनकी एस्टैब्लिशमेंट की बात की जा रही है। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां बात हो रही है फिर से आपकी जीआई टैग के बारे में कि रिसेंटली ही आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक आपकी पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसके लिए जीआई टैग की उम्मीद लगाई जा रही है और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी फाइल की जा चुकी है। कौन सी है? इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशरूम्स इन द वर्ल्ड दैट ग्रोज इन द जम्मू एंड कश्मीर, जो वहाँ का डोडा डिस्ट्रिक्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 कैटेगरीज में से या इन 4 जो टाइप्स हैं मशरूम्स की, इनमें से कौन सी मशरूम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है जी, पोर्टोबेलो, एनोकी, मोरेल या फिर शिमेजी। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यूपीएससी नहीं तो बाकी जो आपके एग्जाम रहते हैं स्टेट सर्विसेज के हो गए, तो वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर इससे रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है मोरेल। ठीक है जी, गोची के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसका अगर आप प्राइस देखें तो ये आपका 1 किलो का जो आपका मशरूम रहता है 20,000 इसकी कीमत लगाई जाती है। ठीक है जी, और जो वहाँ के लोकल फार्मर्स या ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा ही ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट किया जाता है। अब इसके लिए जीआई टैग की एप्लीकेशन रखी गई है। ठीक है जी, जम्मू बेस्ड एक एनजीओ है बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन, एंड जो कि फैसिलिटेट भी की गई है बाय द डायरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर जम्मू एंड कश्मीर के। अब इसका जीआई टैग अगर मिल गया तो बहुत इजीली इसकी मार्केटिंग की जा सकती है, बहुत इजीली बताया जा सकता है कि इसको पर्टिकुलर जीआई टैग वहाँ पर असाइन कर दिया गया है, तो उसके चलते इसकी ब्रांडिंग में भी हेल्प होगी। ठीक है जी, और आगे जाके हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इसकी मेडिसिनल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके चलते ये काफ़ी प्रमोट भी किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये पर्टिकुलरली जो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर पाया जाता है, और इसी से ही रिलेटेड काफ़ी समय से बात भी चल रही है कि इसे आर्टिफिशियली भी उगाया जाए, और कुछ हद तक हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड पूछी गई थी यहाँ से आपसे चीज़, तो आई होप आपने करेक्टली मार्क की हो। बढ़ते हैं आज के 4th क्वेश्चन की ओर। बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कि क्या स्टेटस है, उसी से रिलेटेड 3 फैक्ट्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर पूछे गए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से इनमें से करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकेम फुली ऑर्गेनिक।
सेकंड में कह रहे हैं इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, और थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका अंडमान एंड निकोबार है वो पहला यूनियन टेरिटरी बना है इंडिया का टू अचीव द स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक रीजन। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तभी आप करेक्टली मार्क कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई भी टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सिक्किम के बारे में तो सभी को ही पता है कि आपका पहला स्टेट था ये इंडिया का ही, बट अब आप यहाँ पर वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है तो आपको यहाँ पर ये फैक्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और बिल्कुल करेक्ट भी है उसी के बेसिस पर कि सिक्किम दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्टेट है जो कि फुली ऑर्गेनिक बन चुका है। और इंडिया की खास बात क्या है कि ये फर्स्ट नंबर पर आ चुका है इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स इन द वर्ल्ड, तो बिल्कुल ये करेक्टली बताया गया है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में जो यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है आपके अंडमान एंड निकोबार नहीं है, ये हमारी लक्षद्वीप है। ठीक है जी, तो बेसिकली और क्या क्या फैक्ट्स हैं जो कि आपको इससे पता होने जरूरी हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। कि पहली बात, जैसे कि हमने बात की कि इंडिया में आपके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, बट साथ के साथ ये 9th रैंक पर भी आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है जी, सिक्किम आपका पहला स्टेट बना है वर्ल्ड में, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आपके त्रिपुरा और उत्तराखंड भी इन सिमिलर टारगेट्स को फॉलो करने में लगे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो काफ़ी हद तक ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पर कोशिश की जाती है केमिकल्स का कम से कम यूज़ किया जा सके, और इसी के चलते कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रमोट की जा सकें, तो कुछ ऐसे डेडिकेटेड प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि आपका मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, फिर आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना होगी जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, ताकि हम केमिकल फ्री फार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स रहते हैं या आपकी PIB की ही नोटिफिकेशन में आए थे, तो जितना आप करंट अफेयर्स को PIB से प्रिपेयर करते रहेंगे कि सरकार किस तरीके के फैक्ट्स सामने लेके आ रही है, पब्लिक कर रही है, तो उसी तरीके के क्वेश्चंस भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि UPSC प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिए जितने भी आप किस तरीके के करंट अफेयर्स रहते हैं उन्हें आप कंपाइल करके रखें, सेक्शंस में डिवाइड करके रखें कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा है, आपका पॉलिटी से रिलेटेड कौन सा है, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का समय आए, नज़दीक आए, तो आप उसे थॉरो एक रिवीजन दें और आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरीके का तो वहाँ आप अच्छा अटैम्प्ट दे सकें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, बट उससे पहले यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, सो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन में बात हो रही है NAFED नफेड के बारे में, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको दी गई हैं 2 स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहले में कह रहे हैं इसे रजिस्टर किया गया है अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। सेकंड में कह रहे हैं नोडल एजेंसी है टू इंप्लीमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स अंडर द ऑपरेशन ग्रीन्स। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। रिसेंटली ही करंट अफेयर्स में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आई थी, वहीं से आपके लिए ये स्टैटिक क्वेश्चन लिंक करके बनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड बिल्कुल करेक्टली बताई गई है कि पहली बात तो इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है हमारा उसके तहत इसे रजिस्टर किया गया है, और ये नोडल एजेंसी भी है टू इंप्लीमेंट ऑपरेशन ग्रीन्स। तो बात करें 1958 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जिस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है, तो उस दौरान इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। रजिस्ट्रेशन आपके इस एक्ट के आधार पर की गई थी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी कि जो हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, जिससे हम बेनिफिट कर सकते हैं फार्मर्स को, तो उसे और ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी, तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स रहते हैं वही आपके इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी रहते हैं, और उन्हीं के पास अथॉरिटी रहती है इन द फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी इन द वर्किंग ऑफ द नफेड कि किस तरीके से ये काम भी करेगा। अब खास बात क्या है, क्यों ये आपका करंट अफेयर्स में था, कि जो हमारा नफेड है बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट्स एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसीज ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कुछ
एजेंसीज के नाम दे दिए गए हों जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं। क्या बताइए इनमें से आपकी सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसीज कौन सी है फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हमने बात की थी थर्ड स्टेटमेंट में ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में। तो जो हमारी बजट स्पीच थी 2018-2019 की, तो उसी दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था ऑपरेशन ग्रीन्स इन द लाइंस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। तो बेसिकली जो ऑपरेशन ग्रीन्स है वो चाहता है कि जो हमारी सप्लाई ऑफ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो है उसे स्टेबलाइज की जा सके, इंश्योर किया जा सके कि इन क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी रहे थ्रू आउट द कंट्री अराउंड द ईयर विदाउट द प्राइस वॉलेटिलिटी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो अनियन के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके फ्लक्चुएट करते हैं, और उसी के लिए कि उसकी फ्लक्चुएशन ना रहे, कि महंगाई इतनी ज़्यादा ना बढ़े, कि यही इंश्योर करने के लिए कि उसकी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर हमारे देश के हर एक कोने में रहे, तो उसी के चक्कर में ऑपरेशन ग्रीन्स लॉन्च की गई थी। ये स्कीम अब एक्सटेंड कर दी गई है जून 2020 में, कि जो आपके कुछ और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हैं उन पर भी ये लागू की जा सके एज अ पायलट बेसिस, और जो कि हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी जो एक मिशन चल रहा है तो उसी के अंतर्गत इसे एक्सटेंड भी किया गया है। ठीक है जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्होंने इस स्कीम का लॉन्च किया था और इसमें नफेड नोडल एजेंसी का काम संभाल रही है। तो ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चंस जो कि कंप्लीटली एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थे। तो इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे और जो करंट अफेयर से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक्स हैं कि कोई भी 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रिपरेशन लेवल भी चेक हो जाएगी, अगर आपने उस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे प्रीलिम्स आपका नज़दीक आता जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन का लेवल है वो भी ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, सो जाने से पहले एक पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि बैच 4 के कोर्सेज हमारे लॉन्च कर दिए जा चुके हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है एनरोलमेंट की। 4 बैचेस हैं बेसिकली। पहले आपका प्रीलिम्स कम्स मेंस बैच जो कि हमारे जीएस के लिए है, फिर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच है, फिर आपका पीएसआर का ऑप्शनल बैच है, और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट ऐसे का बैच है जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी की क्लासेस 2 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। इससे रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपकी इन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।